हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में फिर से लेकर आए हैं क्लास 12th वालों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हाँ, हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं। तो एक फैराडे विद्युत कूलम्ब 96,500 कूलम्ब के बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 96,500। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे का मुख्य अयस्क, तो लोहे का मुख्य अयस्क इनमें ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमाटाइट, पाइराइट, सीडेराइट, ये सब जितने भी हैं सब क्या है, लोहे का मुख्य अयस्क हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, उजला और पीला फास्फोरस है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उजला और पीला फास्फोरस है। ऑप्शन ए में अप्रूप है दोनों, या समस्थानिक है, या समभारिक है, या सम न्यूट्रॉनिक है। तो उजला और पीला फास्फोरस दोनों एक दूसरे के क्या है, अप्रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समस्थानिक क्या होता है, जिस समस्थानिक किसे कहते हैं, तो परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान या भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। समभारिक क्या होता है, तो जिसका परमाणु संख्या अलग होता है लेकिन परमाणु भार समान होता है, समभारिक कहलाता है। और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होता है क्या कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है, एक दूसरे के अपरूप हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे क्वेश्चन है, 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31.76 ग्राम कॉपर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। एक होता है प्राथमिक सेल और एक क्या होता है, द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क सेल, यानी प्राथमिक सेल और शुष्क सेल एक ही होता है। और प्राथमिक सेल कहते किसको है, तो प्राथमिक सेल को एक बार जब उपयोग किया जाता है तो उसे दोबारा उपयोग में हम लोग नहीं करते हैं। जैसे मरकरी सेल हो गया, सांद्रण सेल, ये सब जितने भी ये सब क्या प्राथमिक सेल। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, द्वितीय सेल। द्वितीय सेल का उदाहरण पूछ रहा है। तो द्वितीय सेल किसे कहते हैं, तो द्वितीय सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद उसे फिर से आवेशित करके फिर से उसको उपयोग करते हैं। जैसे हो गया सीसा संचायक सेल हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है, लेड स्टोरेज बैटरी कौन सा है, द्वितीयक सेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसके बाद जितने भी लेक्लांसे सेल, सांद्रण सेल, ये सब क्या है, प्राथमिक सेल है या शुष्क सेल। प्राथमिक सेल या शुष्क सेल एक ही होता है। आगे क्वेश्चन है, HCP इकाई में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे पूछ रहा है किसमें, HCP में। तो HCP में कितने परमाणुओं की संख्या होता है, 6 गो। HCP में परमाणु की संख्या कितना होता है, 6 गो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 6 गो। HCP में परमाणु की संख्या 6 होता है। आगे क्वेश्चन है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो परासरण दाब P बराबर क्या होता है, आपका P बराबर होता है CRT। परासरण दाब P बराबर क्या होता है, CRT। जहाँ पे C क्या होता है, सांद्रता, R हो जाता है गैस नियतांक, और T हो जाता है टेम्परेचर यानी कि ताप। P बराबर क्या होता है, CRT। P बराबर क्या होता है, याद रखना है, P बराबर CRT। जहाँ पे C होता है सांद्रता, R हो जाता है गैस नियतांक, T होता है टेम्परेचर, ताप। तो यहाँ पे पूछ रहा परासरण दाब को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो P बराबर CRT के द्वारा, P बराबर CRT के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण निम्नलिखित में से सही है। यहाँ पे पूछ रहा है आदर्श विलयन का, एक होता है आदर्श विलयन, एक अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन जो होता है यह सभी स्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन की गुण क्या है कि यह राउल्ट के नियम का पालन सभी स्थितियों में करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आदर्श विलयन यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, सभी स्थितियों में यह राउल्ट का नियम का पालन करता है।
आगे क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। ये भी पूछा गया सवाल है परीक्षा में कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। यहाँ तक कि इससे सवाल भी पूछा गया कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर लिखें। 3 नंबर 5 नंबर में भी पूछा गया कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर बताएं। तो यहाँ पे पूछ रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में एकान्विक अर्थात एक परतें होती हैं, जबकि भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक यानी कि अनेक परतें होती है। तो रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक अर्थात अनेक परतें होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। पूछ रहा क्वेश्चन कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में क्या निकल पाते हैं। ऑप्शन ए में है विलेय के अणु, ऑप्शन बी में है विलायक के अणु, सी में जटिल आयन या ऑप्शन डी में सरल आयन। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में सिर्फ विलायक के ही अणु निकल पाते हैं। क्या, सिर्फ विलायक के अणु निकल पाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, क्षारीय धातु के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, क्षारीय धातु के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि पॉलीथीन एक बहुलक है किसका, इथेन का, इथीन का या प्रोपीन का या इथाइन का। तो पॉलीथीन एक इथीन का बहुलक होता है, किसका, इथीन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलीथीन इथीन का एक बहुलक है। आगे क्वेश्चन है, बीसीसी में अर्थात बॉडी सेंटर में मुक्त खाली जगह कितना प्रतिशत होता है। पूछ रहा है बीसीसी बॉडी सेंटर इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए में 32%, 34% और सी में 28%, डी में 30%। तो बॉडी सेंटर में 32% मुक्त खाली जगह होता है, कितना, 32%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। ये भी पूछा गया सवाल है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में परमाणु भार, समतुल्य भार, अनुभार या द्रव्यमान भार और डी में सक्रिय भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतुल्य भार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने का दर समतुल्य भार पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, F2, Cl2, Br2 या नो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है इन सब में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका हो जाएगा F2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या, F2। आगे क्वेश्चन है, एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है। एल्कीन एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है। ऑप्शन ए में योगात्मक या विस्थापन या दोनों या डी में नो, इनमें से कोई नहीं। तो एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया देती है। एल्कीन कैसी, योगात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक। आगे क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम से या पहला नियम हो गया या दूसरा नियम। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है सवाल। तो आप लोग फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम बढ़िया से क्लियर कर लेना है। तो फैराडे का नियम क्या होता है कि विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ऑप्शन ए में NH3, बी में H2O
सी में HCl और डी में है HF। तो यहाँ पे जो 4 ठो ऑप्शन दिया है इसमें से HCl HCl यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। यहाँ पे पूछ रहा है धातु के बारे में कि कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में हो जाता है। ऑप्शन ए में है जिंक, इसको जास्ता भी बोलते हैं। ऑप्शन बी में पारा, सी में ब्रोमीन और डी में है जल। तो पारा जो होता है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है। कौन सा, पारा। पारा एक क्या होता है, धातु जो साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अत्यधिक दर्द में, सिंपल दर्द जो छोटा मोटा दर्द होता है, माथा दर्द, कपार दर्द, तो उसमें किस दवा का उपयोग करते हैं, एनाल्जेसिका। छोटा मोटा दर्द के रूप में एनाल्जेसिका। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अत्यधिक दर्द में, तो अत्यधिक दर्द में मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली जो होता है उससे अगर गोली लग गया तो उससे अत्यधिक दर्द होता है, उसमें मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अफीम की मात्रा अधिक होता है। तो अत्यधिक दर्द में किसका प्रयोग किया जाता है, मॉर्फिन का। अत्यधिक दर्द में किसका प्रयोग किया जाता है, मॉर्फिन का। और सिंपल जो हो गया उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एनाल्जेसिका। आगे क्वेश्चन है, क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक, तो क्रोमियम क्या होता है, एक संक्रमण तत्व है या डी ब्लॉक के तत्व होता है। ऑप्शन ए में दिया कि क्रोमियम एक सामान्य तत्व होता है या प्रारूपिक तत्व होता है या संक्रमण तत्व होता है या लैंथेनाइड तत्व होता है। तो लैंथेनाइड तो आवर्त सारणी के सबसे नीचे 2 होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्यों, क्योंकि यह संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होता है। क्रोमियम के लवण रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि यह संक्रमण तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। यहाँ पे पूछ रहा है संक्रमण धातु अर्थात डी ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं, Fe लोहा हो गया, वेनेडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब जितने भी हैं सब क्या है, डी ब्लॉक के तत्व हैं अर्थात संक्रमण धातु हैं। तो इसमें से हो गया आपका Mn मैग्नीज, इसका संक्रमण ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होता है। ये सब जितने भी हैं, लोहा हो गया, वेनेडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब जितने भी हैं सब संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। लेकिन इन सबों में Mn मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होता है। किसका, मैग्नीज का। आगे क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ अयस्क, खनिज, धातुमल या गैंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अयस्क। इसका राइट आंसर क्या होगा, अयस्क। खनिज क्या होता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ क्या, खनिज। तो खनिज एक खनन के द्वारा प्राप्त होता है और इनसे इनमें क्या होता है, धातु उपस्थित रहता है खनिज में। धातुमल क्या होता है, तो अयस्क में अशुद्ध पदार्थ का गलनांक बहुत अधिक होता है और अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, धातुमल। और गैंग क्या हो गया, तो गैंग को अघात्री भी बोलते हैं, गैंग या अघात्री, इसको बोलते हैं क्या, अघात्री। गैंग या अघात्री एक ही चीज होता है, इसको गैंग या अघात्री एक चीज होता है। तो गैंग मतलब क्या होता है, गैंग या अघात्री अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग। अयस्क में जो अशुद्धियाँ होता है उसी को गैंग या अघात्री कहते हैं, क्या, गैंग या अघात्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है अयस्क कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमक भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। एक होता है क्या, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो जाएगा कांच।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कांच। तो मिलते हैं अब कल नए वीडियो में। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।